हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको हमेशा की तरह बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करी जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप इस ऐप का फायदा उठा सकते हैं। चलिए क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का, जिससे आप भूल न जाओ और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हुरून इंडिया 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट में टॉप पर है निखिल कामत। ये जेरोदा के दोस्तों फाउंडर हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के गर्भपात को अधिकार दे दिया है। और यहाँ पर देखिए टाइपिस्ट से कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर अविवाहित, वाहित और विवाहित, ठीक है, दोनों प्रकार की महिलाओं के को गर्भपात का अधिकार दे दिया गया है। 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाने की घोषणा करी है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और अभी इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन का फंड लॉन्च करने की घोषणा करी है भारत सरकार ने, वर्ल्ड बैंक और सिडबी के साथ मदद लेकर के। ओके, इसके बाद है क्रेड। क्रेड दोस्तों लिंक्डइन द्वारा जारी भारत के शीर्ष 25 स्टार्टअप्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं। और वहीं प्रसिद्ध गायिका दिवंगत लता मंगेशकर जी पर आधारित पुस्तक है लता सुरगाथा। इसका अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया जाना है और जनवरी 2023 तक ये लॉन्च किया जाएगा। भारत की सृष्टि बक्सी को दोस्तों अभी यूनाइटेड नेशन के चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है तलवारबाजी में। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये सारे क्वेश्चन थे कल के करंट अफेयर से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग देखेंगे आज के दिन का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को एक तो आप सभी लोग जानते हो महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए और महात्मा गांधी जी को याद करते हुए। दूसरा मनाया जाता है विश्व कृषि पशु दिवस। ये दोनों ही 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ए एंड बी बोथ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी दोस्तों हमेशा अहिंसा की राह पर चले, लोगों से अपील करते थे हिंसा मत करो, अहिंसा की राह पर चलो सभी लोग। और इसी संदेश को आगे बढ़ावा देने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। ये इंटरनेशनली मनाया जाता है, ये बड़ी बात है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फार्म एनिमल्स डे मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल 2007 से मनाया जाना शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती होती ही है, साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। ओके, अच्छा ये तो 2 अक्टूबर का था। 1 अक्टूबर का 3 महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और इंटरनेशनल कॉफी डे। क्लियर। अब अगला, हाल ही में भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो भारत के उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं दोस्तों अजय भाटू। अजय भाटू उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। यानी कि एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, एक होता है चुनाव आयुक्त और एक होता है उप चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो अजय भाटू को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे द प्रिंट का आर्टिकल है। अजय भाटू अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी बारे में अभी बात करेंगे। देखो अजय भाटू ये तो भारत के उपचुनाव आयुक्त बन गए हैं। ऐसे ही 3 और उपचुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, देखो भारत में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी। इसके नीचे होता है 2 चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब इन दोनों की भी हेल्प करने के लिए उप चुनाव आयुक्त होते हैं 4, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कह सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम आया, ये कौन है? ये है राजीव कुमार जी। कौन है? राजीव कुमार है, इनका नाम आप याद रखेंगे। और एक है इलेक्शन कमिश्नर में अनूप चंद्र पांडे जी। ओके ओके, तो इनको अभी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। देखिए अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा जिसको देश भर में समस्त चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। इस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या प्रेशर किसी का नहीं होगा। क्लियर है। और राष्ट्रपति का भी चुनाव आयोग द्वारा ही चुनाव कराया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में, अच्छा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि चुनाव आयोग जो है ना भारतीय संविधान के किस भाग में है। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने राज्य की पुलिस की हेल्प के लिए सत्य निष्ठा ऐप लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं करंट टाइम पर ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया हुआ है हिमाचल प्रदेश की पुलिस के लिए, उसको सहूलियत देने के लिए। कैसी सहूलियत? आपराधिक गतिविधियों को जांच करने, उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है? और इससे अपराधियों का डाटाबेस भी कलेक्ट किया जा सकेगा और उनको डाटाबेस के साथ रखा रहेगा तो मैच कराया जा सकेगा। तो अभी ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ये शुरू हुआ है और धीरे धीरे पूरा ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। तो नाम याद रखिएगा ऐप का, सत्य निष्ठा ऐप, ठीक है? किसने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। चलिए हिमाचल प्रदेश आया, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है और शिमला इसकी समर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के करंट टाइम पे गवर्नर है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से बाकी चीजें तो आप जान ही लोगे, रेणुका झील वगैरह हुआ, ये सब बहुत सारी पूछी जाती हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। मैं आपको करंट अफेयर का रिवीजन करवा देता हूं, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। आपको याद होगा कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश ही वह राज्य है जो सबसे ऊंचाई पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है? इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ही तो अभी ऐतिहासिक जो मिंजर मेला होता है वो अभी सेलिब्रेट किया गया था। मिंजर मेला कहाँ पर मनाया गया? आप बताएंगे, हिमाचल प्रदेश में ही मनाया गया था। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही अभी वज्र प्रहार हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास होता है, वज्र प्रहार, ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ही दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पास किया। क्या? धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पास किया था। और अभी हिमाचल प्रदेश की ही दोस्तों कैबिनेट ने ट्विटर योजना शुरू करी है प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए, ट्विटर योजना। और अब सत्यनिष्ठा ऐप पुलिस के लिए। क्लियर है? अच्छा, एक जरूरी सूचना है दोस्तों, दशहरा सेल स्टार्ट हो चुका है टेक्स्ट बुक का। 4 और 5 अक्टूबर को 2 दिन का मौका है। इन 2 दिनों में दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मॉक टेस्ट की तलाश में हो तो आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो मात्र 315 रुपए में। आपको कूपन कोड में यूज करना है MZT, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इसके बाद भी। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आप इस दशहरा के अवसर पर MZT कूपन कोड यूज करके इस टेक्स्ट बुक पास का फायदा उठाइए। 600 प्लस एग्जाम्स का आप एक्सेस पा पाएंगे। यहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत सारी हैं, हर एक प्रकार की 12 प्लस लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, तो आपको हर एक प्रकार की लैंग्वेज में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको आप अभी अवेल कर सकते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों लगातार 6वीं बार इंदौर को भारत की सबसे स्वच्छ सिटी, भारत की सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है, खिताब मिला है, लगातार 6वीं बार, ठीक है? ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको पिछली बार बताया था, पिछले साल स्वच्छ राज्य अगर पूछा जाए तो आप बताते हैं छत्तीसगढ़, लेकिन इस बार चेंज हो गया है। इस बार स्वच्छ राज्य में मध्य प्रदेश का स्थान आ गया है, यानी कि मध्य प्रदेश ही स्वच्छ राज्य है और उसी का एक जिला इंदौर जो है वो स्वच्छ सिटी तो है ही 6 सालों से। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी जारी हुई है और इसके तहत पुरस्कार दिया गया है। इंदौर जो है ये 6वीं बार लिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने ये अवार्ड प्रदान किया है। तो इंदौर बैग क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर द 6th ईयर, 6वीं साल लगातार पाया है। MP रैंक फर्स्ट अमॉन्ग स्टेट्स में MP का स्थान पहला है। अच्छा, 1 लाख से अधिक आबादी वाले अगर शहरों को कैटेगरी में देखा जाए तो फिर सूरत जो है वो दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बन के आया है, यानी बड़ी सिटीज में सूरत जो है ये दूसरे स्थान पर है, पहले पर कौन है? इंदौर है, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट बात, कर्नाटक के शिवमोग्गा को दोस्तों फास्ट मूवर सिटी का पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना? लगातार 6वीं बार इंदौर। अब इंदौर आया है तो इंदौर का टर्म हम लोग पकड़ते हैं और कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है आज के टाइम पर MP के लिए भी और देश के लिए भी। इंदौर में ही दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट स्थापित किया जा रहा है, ठीक है? एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट, बायो CNG प्लांट, ठीक है? CNG बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट। ओके, तो अब देखो इंदौर में ये हुआ। इसके अलावा इंदौर में ही आपको याद होगा कि भारतीय सेना के लिए क्वांटम लैब स्थापित करी गई थी, याद तो होगा ही। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन याद होना चाहिए, मैंने आपको कई बार रिवाइज भी करवाया हुआ है इसको। अभी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस
जो 9 जनवरी को मनाया जाता है जी, वो भी इंदौर में ही मनाया जाएगा इस बार। इसके अलावा इंदौर ही डिजिटल एड्रेस के साथ भारत की पहली डिजिटल सिटी भी बनने जा रही है, और ये तो अभी रिसेंटली ही मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो इतने क्वेश्चन आप इंदौर से भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चुना गया? तो दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक बना दिए गए हैं सुजाय लाल थाउसेन। अभी तक इनको आप एसएसबी के महानिदेशक के रूप में जानते थे, अब सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में जानेंगे। अच्छा, एक और नियुक्ति साथ ही में हुई है आईटीबीपी की। आईटीबीपी आईटीबीपी बोले तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, तो इसके महानिदेशक बनाए गए अनीस दयाल सिंह। तो दोनों का नाम आप याद रखेंगे, दोनों के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देख पाओगे आप, आर्टिकल है सुजाय लाल थाउसेन एंड अनीस दयाल सिंह अपॉइंटेड न्यू जनरल्स ऑफ सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी। यानी सीआरपीएफ के तो बनाए गए थाउसेन साहब और अनीस जी बनाए गए हैं आईटीबीपी के नए महानिदेशक। क्लियर है? सीआरपीएफ के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, स्थापना 1939 में करी गई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आईटीबीपी की तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, स्थापना 1962 में करी गई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद निर्यात करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो दोस्तों भारत जो है ना, एक और अपना एक्सपोर्ट डील पा गया है हथियार की कैटेगरी में, या कहें कि डिफेंस के कैटेगरी में। आर्मेनिया को भारत अब डिफेंस का सेक्टर का जो भी इक्विपमेंट है, जैसे रॉकेट हुआ, मिसाइल हुआ, गोला बारूद हुआ, इसको निर्यात करेगा। बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हुआ है, ये आप समझिएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है इंडिया लॉक डील विद आर्मेनिया टू एक्सपोर्ट मिसाइल्स रॉकेट। देखो हुआ क्या है कि आर्मेनिया पर अजरबैजान से संघर्ष चल रहा है और खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में भी दिखाऊंगा कि एक तरफ आर्मेनिया है, एक तरफ तो अजरबैजान उधर से अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से तुर्की पीछे से घेर रखा है। तो ऐसे में भारत आर्मेनिया को इस टाइम पर ये डील करके एक प्रकार से बहुत ही बड़ी मदद कर रहा है आर्मेनिया की, और दुनिया भर को ये दिखा रहा है कि देखो अब हम भी डिफेंस के इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम भी खुले तौर पर आकर के सपोर्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है ये भारत का जो कि सबसे ज्यादा चर्चित रहा है हथियार, इसको यहाँ पर दिया जाएगा और यही सबसे बेस्ट हथियार जो है आर्मेनिया के लिए साबित हो सकता है। तो फिलहाल आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में संघर्ष चल रहा है। चलिए चलते हैं आर्मेनिया को वर्ल्ड मैप में देखते हैं और समझते हैं कि क्या मामला है। तो चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ आर्मेनिया है कहाँ पर और ये क्या पूरा मामला है, इसको समझाते हैं। वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको इधर आना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब क्रॉस करते हुए आप आ जाओगे तो इधर दिखेगा अजरबैजान और यहाँ पर दिखेगा आर्मेनिया। आर्मेनिया और अजरबैजान, देखिए इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। अजरबैजान जो है अटैकिंग मोड में है, इसको इधर के देश जो है सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। पीछे से ये तुर्की है, पीछे से तुर्की है और तुर्की भी आर्मेनिया के एंटी में है, ये सपोर्ट दिखा रहा है अजरबैजान को। तो इधर आर्मेनिया पड़ गया अकेला बीच में, और अब ऐसे में इंडिया जब सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया का, तो ये बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ की कैपिटल है दोस्तों येरेवान और यहाँ की करेंसी होती है ड्रेम। क्या होती है? ड्रेम होती है यहाँ की करेंसी। और यहाँ के अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे निकोल पुशियान। कौन है प्राइम मिनिस्टर? निकोल पुशियान है करेंट टाइम पर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है बिल्कुल? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है ना बीडी मिश्रा जी, ये अब गवर्नर होंगे मेघालय के भी। क्यों? क्योंकि मेघालय के जो गवर्नर थे अभी तक सत्यपाल मलिक जी, ये आज रिटायर हो जाएंगे, यानी 4 अक्टूबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। तो इस वजह से एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया है बीडी मिश्रा जी को। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, अरुणाचल प्रदेश गवर्नर गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मेघालय। ओके, तो देखिए राज्यपाल जो है ना एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है, ये नियम है हमारे संविधान में। फिलहाल सत्यपाल मलिक जी दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रहे हैं और पिछले 2 से 4 सालों में, अगर 5 सालों में देखा जाए तो बहुत बार इनका ट्रांसफ़र हुआ है। कारण भी रहा है, कारण ये रहा है कि समझ लो कि शादी ब्याह में जो फूफा जी होते हैं, जो गुस्साए रहते हैं हमेशा, उन्हीं की तरह इनका भी हाल रहता है। ये हमेशा अपनी पार्टी से गुस्साए रहते हैं और इनका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है बार बार। तो 2017 में बिहार के राज्यपाल रहे। फिर जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने आर्टिकल 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, तो वहां इनको भेज दिया गया। फिर वहां से भी
इनको 2020 में मेघालय में भेज दिया गया और अब ये रिटायर हो गए हैं। हालांकि इनकी ख्वाहिशें थी उपराष्ट्रपति बनने की और इसके बाद राष्ट्रपति पद की भी उम्मीदवारी की, लेकिन फिलहाल वो सब चीजें बात की बात है। यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा दोस्तों, अब ये थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप देखेंगे ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू जी और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों झीलें हैं, संगेस्तर झील, नेशनल पार्क है नामदफा, कमलांग टाइगर रिजर्व। महोत्सव यहाँ का नवाचार महोत्सव बनाया जाता है, अभी रिसेंटली सेलिब्रेट भी किया गया था। लोक नृत्य है बुइया छालो और दर्रा, बोमडिला, यांगयाप, दिफू दर्रा। यहाँ पर अगर बात करें जिलों की तो संख्या है 25। विधानसभा सीटें हैं 60 और लोकसभा में सीटें जाती हैं 2 और राज्यसभा में 1। ये मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या पुराना वाला अच्छा था या ये वाला ज्यादा पसंदीदा लगा? कमेंट करके बताइए। आप लोग के लिए मैं मेहनत हमेशा करता रहूंगा, करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और शेयर जरूर कर दिया करो। शेयर करते नहीं हो, इस वजह से देखो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मोटिवेशन डाउन ना होने पाए, लेकिन प्लीज आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए अगला, हाल ही में 400 टी20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो दोस्तों वो बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा करंट टाइम पर कैप्टन भी हैं भारतीय टीम के। तो 400 टी20 मैच ये खेल चुके हैं। 400 टी20 मैच खेलने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं और बाकी जो क्रिकेटर हैं वो 350 से ज्यादा खेल चुके हैं। कई क्रिकेटर जैसे दिनेश कार्तिक, धोनी, विराट कोहली, लेकिन 400 वाला ये इकलौते क्रिकेटर हैं जो पहुंचे हुए हैं। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभी टी20 इंटरनेशनल मैच चल रहा है, तो दूसरा वाला जो था मैच उसी में इन्होंने अपनी ये उपलब्धि हासिल कर ली है। फिलहाल भारतीय टीम ने दोस्तों सीरीज तो जीत ही ली है, अभी तीसरा मैच बाकी है, इंदौर में खेला जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रन भी टी20 इंटरनेशनल में इन्हीं के नाम है, 3712। दूसरे पे विराट कोहली हैं। अगला, हाल ही में शुरू की गई आसरा पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है तेलंगाना से। ठीक है, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार ने घोषणा करी हुई है कि ये गरीबों के लिए मदद के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वृद्धजन जो हैं, विधवा जो हैं, शारीरिक रूप से जो अक्षम है या बीड़ी श्रमिक हैं, इनको पेंशन देने के लिए ये एक योजना है। क्लियर? तेलंगाना सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो तेलंगाना आप यहाँ पर देख पाओगे। अच्छा, अभी मैंने वो नया डिजाइन किया है, अभी यहाँ पर बैठे बैठे पीपीटी बनाते समय मैंने उसको डिजाइन किया है। तो अभी मत उम्मीद कीजिए कि सभी राज्यों का एक साथ आ जाएगा। अब ये मैं मेथड बताऊंगा अपनी टीम को, तो 1-2 दिन में बाकी सभी राज्यों का भी मिल जाएगा। ठीक है, और मैं जानता हूँ आप लोग को पसंद आया ही है। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल, यहाँ पर देखेंगे आप तेलंगाना है। 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। और तमिलिसाई सौंदरराजन जी यहाँ के गवर्नर हैं और के चंद्रशेखर राव जी टीआरएस पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। क्लियर है? और श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है नेशनल पार्क है। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील भी यहाँ पर है। अगला, वर्ष 2022 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की घोषणा होना शुरू हो चुका है। अब आए दिन आपको एक क्वेश्चन नोबेल से मिलेगा। आने वाले 6 दिनों में आपको 6 क्वेश्चन नोबेल के मिलने वाले हैं। 6 क्षेत्रों में जब दिया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा तो ये 6 दिन का करंट अफेयर तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। स्वांगते पैबो को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे नोबेल का ही वेबसाइट है, ये नोबेल प्राइज का ही ऑफिशियल वेबसाइट है और इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए दिया गया है। ठीक है, प्राइज शेयर 1/1 है, यानी कि इकलौते हैं इस बार पाने वाले। अमूमन देखा जाता है कि मेडिसिन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो 2 से 3 जो है वो विनर चुने जाते हैं। तो यहाँ पर 1/3 करके डिस्ट्रीब्यूट होता है प्राइज होता है। ठीक है ना? तो अब बात आती है कि किस लिए दिया गया। तो दोस्तों इनको विलुप्त जो होमिनिन और मानव विकास की अनुवांशिकी है, जीनोम है, उससे जुड़ी खोजों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने ये बताया है अपनी रिसर्च में कि जो विलुप्त होमोनिन जीन है वो होमोसेपियंस में ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, इससे ये पता लग पाता है कि जो होमोसेपियंस मानव है ना वो किस प्रकार से आए। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया हुआ है। इनकी खोज जो है इस वजह से इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। क्लियर? अब नोबेल पुरस्कार आया है तो नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लो इन्फॉर्मेशन। बाकी आपके लिए वीडियो तो आएगी ही डिटेल में। 1901 में इसकी शुरुआत करी गई। अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जी एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी।
तो इनकी पुण्यतिथि पर, यानी इनके मरने के बाद इनकी पुण्यतिथि पर इसकी शुरुआत करी गई। 10 दिसंबर से इसको दिया जाना शुरू हुआ है, मतलब 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। 1901 से इसकी शुरुआत करी गई है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये दोस्तों शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन बाद में एक और क्षेत्र जुड़ा जो ये है अर्थशास्त्र। भौतिक, रसायन, मेडिकल, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ठीक है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968-69 से दिया जाना शुरू हुआ। क्लियर है? बिल्कुल, इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पहला नोबेल भारत का गीतांजलि के लिए जीता था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1913 में। एशिया के पहले व्यक्ति बने थे। इसके अलावा सीवी रमन जी ने जीता था 1930 में फिजिक्स के लिए। ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए। तो ये सारी चीजें आप जानेंगे और यहीं पर वीडियो को समअप करते हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर जरूर कर देना दोस्त, शेयर करोगे ना तब मजा आएगी। शेयर करते रहा करो जिससे मोटिवेशन मेरा बना रहे। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था कि नेशनल गेम्स में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह पर मनाया जाता है और 2018 से ही मनाया जा रहा है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल के साथ आंसर किया था, उन टॉप 10 लोगों में जो शामिल हैं उनके नाम हैं रविशंकर, सरिता गोंड, राजन तिवारी, अब्दुल फैज, दिव्या एंजल, उषा साहू, अमित कुमार, अन्नू सिंह और राजेश यादव। ठीक है, आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है। इसके अलावा भारत के 50वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि देश में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करता है, चाय का उत्पादन कौन करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप दूसरे क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा चीजें बता सकते हो कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, या फिर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भारत को कब मिलेगी, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश महिला कौन थी। ये सब चीजें आप रिलेट करके बता सकते हो। ऐसे ही आप लोग एक्सप्लेनेशन लिखा करो। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रैक्टिस सेट आया है यूपी पेट का, अगर आप लेना चाहते हो तो उसको ले लो और आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाओगे यूपी पेट में तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। करंट अफेयर की ई बुक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एमजीटी ऐप पर। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।